नमस्कार। नमस्कार छात्रों, आज हम टेक्स्ट समराइजेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। टेक्स्ट समराइजेशन यानी कि पाठ सारांश। लास्ट वीडियो में हमने एक जनरलाइज स्ट्रक्चर देखा था कि किन किन तरीक़ों से एक नॉर्मल टेक्स्ट का एक समराइज टेक्स्ट में रिप्रेजेंटेशन कराया जाता है या उसकी समरी कराई जाती है। आज हम पॉइंट वाइज देखेंगे कि किस तरीके से कितने लेवल्स पर टेक्स्ट समराइजेशन, वो लेवल तो कल भी हमने देखा था कि मेनली 3 लेवल्स थी। पहली, अब उसको नाम दे दिया हमने, एक सरफेस लेवल, एंटिटी लेवल और डिस्कोर्स लेवल। जो हम टेक्स्ट से लेकर डिस्कोर्स में कल भी बात कर रहे थे, अगर हम नॉर्मल टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो सरफेस लेवल होता है, और जब हम डिस्कोर्स की बात करते हैं तो समरी या मीनिंगफुल लेवल होता है। तो डिस्कोर्स का भी बहुत बार हम लोगों ने बात कर रखी है। तो सरफेस लेवल पर मेनली क्या क्या काम होंगे वो देखेंगे, और एंटिटी लेवल पर तो हमने बेसिकली 3 लेवल्स में यहाँ पर उसको वापस कैटेगराइज किया है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, और उनके फिर सब कैटेगराइजेशन भी किया है, जिस तरीके से हम टेक्स्ट समराइजेशन करवाएंगे। तो वापस एक बार रिकॉल करेंगे हम लास्ट वाली क्लास को कि हमने कैसे एक नॉर्मल टेक्स्ट का रिप्रेजेंटेशन बनाया। यहाँ पे टेक्स्ट का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से बनाएंगे हम, जो हमने यहाँ पर लिखा, क्योंकि कल जब हम क्लास कर रहे होंगे और आपने पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में तो आ रहा होगा रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, पर किन आधार पर रिप्रेजेंटेशन बनेगा ये समझने में कठिनाई हो रही होगी। तो इस आधार पर टेक्स्ट का रिप्रेजेंटेशन बनेगा, इस आधार पर समरी का रिप्रेजेंटेशन बनेगा, और लास्ट इस लेवल पर जो आपका समराइज्ड टेक्स्ट है, आउटपुट डिस्कोर्स लेवल पर वो आ जाएगा। अब ये तो है इसका थ्योरेटिकल पार्ट, जिसमें लगभग सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। पर जब हम एक्चुअल टेक्स्ट समराइजेशन करेंगे कंप्यूटर द्वारा, तो कंप्यूटर में आपको भी पता है कई बार कि सिंटैक्स लेवल तक तो हम प्रोग्रामिंग अच्छे से करते हैं, पर जब सिमेंटिक्स की बात आती है, मीनिंग की बात आती है, डिस्कोर्स की बात आती है, तब हमारे लिए वह प्रोग्रामिंग करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो फिलहाल हम जो टेक्स्ट समराइजेशन सिस्टम बनाते हैं वो हम सरफेस लेवल पर की ही मॉड्यूल्स को यूज़ करके बना लेते हैं, पर अगर सच में अगर बहुत बेहतर सिस्टम बनाना है तो हमें डिस्कोर्स लेवल तक भी जाना पड़ेगा। एलिना लॉरेंट एक विशेषज्ञ थी नेचुरल लैंग्वेज की। इन्होंने एआई पर भी काम किया था और भी बहुत जगहों पर इन्होंने काम किया था एनएलपी के क्षेत्रों में। तो इन्होंने एक सर्वे किया इन्होंने, और सर्वे में इन्होंने ये निकाला कि किस तरीके से अलग अलग जगह के जो साइंटिस्ट हैं, लैंग्वेज साइंटिस्ट हैं, वह टेक्स्ट समराइजेशन के लिए किस किस प्रकार की टूल्स का निर्माण कर रहे हैं, किस किस प्रकार की चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। तो इन्होंने एक अच्छा बड़ा सर्वे किया, स्पेन की हैं ये। तो इन्होंने उस सर्वे में पाया कि बहुत बड़ी इन्होंने फाइंडिंग्स की। तो उन फाइंडिंग्स के जो मेन चीज़ें थी उसका भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, और लगभग इन्होंने 100 से ज़्यादा टेक्स्ट समराइजेशन सिस्टम पर अध्ययन किया, तो उतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और इनका हल्का सा बैकग्राउंड शुरुआत का देते हैं कि इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसकी समरी कैसे की जाए इस पर अध्ययन करना शुरू किया, और उसके बाद धीरे धीरे अध्ययन बढ़ाते हुए ये ऑनलाइन टूल्स और ऐप्स पर आई जिनमें टेक्स्ट समराइजेशन कराया जाता है। तो उन टूल्स ऐप के द्वारा हम लोग ऑनलाइन www के भी जितना भी टेक्स्ट है उसका समराइजेशन करवा सकते हैं, किसी बुक का समराइजेशन करवा सकते हैं, और भी किसी चीज़ का समराइजेशन हम
उसके द्वारा करवा सकते हैं। तो इन्होंने जो किए फाइंडिंग्स, उसके आधार पर मेनली 3 लेवल पर काम होता है टेक्स्ट समराइजेशन में, जो कि पहला है सरफेस लेवल। अब सरफेस लेवल, जैसा कि शब्द से ही हमें पता चल रहा है, एक नॉर्मल सरफेस यानी ज़मीनी स्तर पर इसमें काम कराया जाता है। इसमें अगर और तो आप देखेंगे तो TF IDF जो हम अगले उसमें करेंगे, इसमें एक चीज़ जो है वो है कीवर्ड। कीवर्ड काफ़ी उपयोगी होता है। कीवर्ड के आधार पर सरफेस लेवल पर कार्य कराया जाता है, यानी टेक्स्ट में जो कीवर्ड्स हैं उनको हम खोज कर उन पर प्रोग्रामिंग कराते हैं। TDF इंटू IDF का एक फॉर्मूला लगता है जो नेक्स्ट टेक्स्ट माइनिंग और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। कॉर्पस बेस अप्रोच में वो काम में आता है, पर फिलहाल हमें उस पर उतना फोकस नहीं करना है। हमें केवल देखना है कि किन किन लेवल्स पर यह काम करता है। तो पहला इसमें लेवल, सरफेस लेवल में जो पहला पॉइंट है वह है कि थीमेटिक फीचर्स अगर हम निकाल लें, थीमेटिक फीचर्स यानी विषयगत विशेषताएं। सिमेंटिक रोल लेबलिंग में आपने देखा होगा, थीमेटिक फीचर्स के बारे में पढ़ा होगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं थीमेटिक फीचर्स, लिख लें आप लोग, TH से है, थीमेटिक फीचर्स, ठीक है ना। तो इसमें हम किसी भी वर्ड का थीमेटिक फीचर निकलवाने की कोशिश करते हैं और उस थीमेटिक फीचर के आधार पर हम उसकी समराइजेशन करवाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल श्री राम वापस, अब उसमें उनका थीमेटिक फीचर जब हम निकालेंगे तो हर सेंटेंस में उनका थीमेटिक फीचर आएगा, श्री राम राजा थे, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, श्री राम बहुत अच्छे थे। मतलब एक हीरोइक थीमेटिक फीचर आ रहा है, यानी वह एक्टर हैं, यानी उस पूरी कहानी के या उस पूरे सेंटेंस के एक्टर हैं। उनका थीमेटिक फीचर है एक्टर का, या वो ऑब्जेक्ट हैं, उस पूरे थीम के ऑब्जेक्ट ही वही हैं, उन्हीं पर आधारित वो पूरा टेक्स्ट लिखा गया है, या वो हीरो हैं उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के। तो वहाँ से हमने ये चीज़ निकाली, थीमेटिक फीचर्स। तो किसी भी वर्ड का थीमेटिक फीचर्स, क्रिया का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वॉर आ गया, लड़ाई, तो हमें पता चलेगा कि वॉर वॉर वॉर, लड़ाई लड़ाई आ रही है, तो थीमेटिक फीचर है इस पूरे सेंटेंस का या इस पूरे टेक्स्ट का वॉर, यानी वॉर आधारित कोई स्टोरी है, वॉर आधारित कोई टेक्स्ट है। तो पहला थीमेटिक फीचर्स अगर हमने निकाले बेहतर तरीके से, तो हम बहुत आसानी से, जिसमें प्रोनाउन वगैरह भी जोड़ सकते हैं, प्रोनाउन के साथ भी, जहाँ पे भी राम, वे एक बहुत ताकतवर नेता थे, तो जहाँ वे आ रहा है वहाँ से भी हम रिलेट करवाने की कोशिश करेंगे कि वो राम के लिए ही है। तो ये सारा काम थीमेटिक फीचर्स का, जो हम सिमेंटिक रोल लेबलिंग में करते हैं, अगर बेहतर तरीके से हमने करवाई, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था लास्ट क्लास में कि NLP के लगभग सारे फीचर्स हमें टेक्स्ट समराइजेशन में इस्तेमाल करने पड़ते हैं, चाहे वो वर्ब निकालना हो, नाउन निकालना हो, POS टैगिंग करनी हो, सिमेंटिक रोल लेबलिंग करवानी हो। अगर हमने पूर्व के सारे काम बेहतर तरीके से करा लिए तो हम टेक्स्ट समराइजेशन भी बहुत बेहतर तरीके से करवा सकते हैं। अगर वो सारे काम हम नहीं करवा पाए तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के अनुसार हम टेक्स्ट समराइजेशन करवाते हैं। तो ये पॉइंट था थीमेटिक रोल का। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है वो होता है लोकेशन। अब लोकेशन भी आप जानते हैं कि बहुत मायने रखती है। कहाँ हो रहा है युद्ध, तो लंका में हो रहा है युद्ध। कहाँ के राजा थे राम, तो
अयोध्या के थे। तो अगर मैं इस रामायण कथा का अगर सारांश निकाल रहा हूँ, समराइजेशन कर रहा हूँ, तो लोकेशंस का भी, जितने भी कीवर्ड लोकेशंस आधारित हैं, उनको भी जब मैं अपना रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा तो उनको मुझे अलग करने पड़ेंगे, अलग से बनाने पड़ेंगे, अलग से दिखाने पड़ेंगे, या उन पर अलग से आप चाहो कि प्रोग्रामिंग करवानी है, अगर किसी तरह की डिक्शनरी बनानी है, टेबल बनानी है, तो उस तरीके से उनका भी काम करना पड़ेगा। वो टाइटल बेस्ड भी हो सकता है और भी तरीक़ों से उसका हम करवा सकते हैं कार्य लोकेशन का। तो उनके लिए टेबल्स। फिर बैकग्राउंड, कि ये जो पूरा टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड किस तरफ जा रहा है। मतलब एग्जाम्पल के लिए कि जो हेडलाइंस हैं, जो भी हेडिंग्स हम डालेंगे, उनका बैकग्राउंड क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम टेक्स्ट समराइजेशन कर रहे हैं रामायण का। अभी हमने पहले देखा कि रामायण एक वॉर पर आधारित किताब है, अगर हम ये समझें, या महाभारत है। पर अगर हम पुराना उसका देखें तो कृष्ण का बालकाल या राम का बालकाल, तो वह एक अलग टाइटल से जाएगा। वह वॉर, रावण और राम की युद्ध से नहीं जाएगा, क्योंकि राम रावण का युद्ध हुआ ही नहीं उस वक्त। तो वो बालकाल का एक अलग टाइटल जाएगा। तो हमें हमेशा समराइजेशन करते हुए बैकग्राउंड का भी ख्याल बहुत ढंग से रखना पड़ता है, और बैकग्राउंड आधारित भी रिप्रेजेंटेशन कराना पड़ता है। तो बैकग्राउंड के भी आप अलग टेबल्स और डिक्शनरीज बना सकते हैं, या प्रोग्रामिंग में रूल्स लगा सकते हैं, जैसा भी हमको समझ में आता है प्रोग्रामिंग, क्योंकि कोई फिक्स्ड इसका एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट तो होता नहीं कि उस आधार पर हम एज इट इज़ टेक्स्ट समराइजेशन के प्रोग्राम बना लें। तो जैसा भी हमें ठीक लगता है, जितनी हमारी समझ है उस लैंग्वेज को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डालने की, उस समझ के अनुसार हम अपना काम करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कीवर्ड्स या क्यू फ्रेजेस। ये होते हैं कि कुछ ऐसे शब्द जो कि बार बार आते हैं और वो हमें बताते हैं, उन शब्दों के बाद हमें पता चलता है कि उन शब्दों के आसपास वाले शब्द की उस पूरे टेक्स्ट में महत्व कितना है। जैसे कि मान लो एक शब्द बार बार आ रहा है कि बहुत ताकतवर, बहुत ताकतवर, बहुत ताकतवर, तो वह एक कीवर्ड हो गया। उससे बहुत ताकतवर कौन? राम। बहुत का ताकतवर कौन? रावण। यानी उससे उनका हमें पता चलता जा रहा है कि वो जो उसके बाद आ रहा है शब्द, उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी रेलिवेंस कितनी है। तो इसलिए हम कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो कीवर्ड भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं इस तरह की टेक्स्ट समराइजेशन करवाने के लिए। तो आपने देखा कि अलग अलग, जो हम कल बात कर रहे थे कि हमें रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, तो उस वक्त शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम रिप्रेजेंटेशन बनाएं कैसे। तो आज हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ देखे जिन आधार पर हम रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। ये हमने एकदम जनरल पॉइंट्स बताए हैं कि इन आधार पर रिप्रेजेंटेशन बनाना है। इनके अलावा भी थीमेटिक रोल लेबल्स में आपने देखा था टाइम, हम इसमें टाइम डाल सकते हैं, सीजन्स डाल सकते हैं, 15-20 तरह के और सरफेस लेवल पर भी कीवर्ड आधारित रिप्रेजेंटेशन के लिए चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम उतनी सारी चीज़ें, अभी 20 चीज़ें और मैं यहाँ नहीं लिख सकता, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि समराइजेशन करने के लिए इन चीज़ों की हमें आवश्यकता है। इनके अलावा भी बहुत चीज़ों की आवश्यकता है जिनका हमें रिप्रेजेंटेशन डेवलप करना पड़ेगा, जिन्हें अलग अलग टेबल्स में बनाकर डालना पड़ेगा अगर हम एक बेहतर टेक्स्ट समराइजेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो ये सरफेस लेवल की बात हुई। फिर हम आते हैं एंटिटी लेवल पर कि एंटिटी लेवल पर क्या क्या कार्य कराए जा सकते हैं। तो
एंटिटी लेवल पर जो पहला पॉइंट है वह है समानता यानी सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी का क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि जैसा कि मैंने स्टेमिंग बताया था आपको किसी तरीके से कि एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग हैं कहीं पर किसी भी उसमें, जैसे कंप्यूट, कंप्यूटर, कंप्यूटिंग, कंप्यूटेड, कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटेशनल, लिंग्विस्टिक, इस तरीके से सारे जो शब्द हैं तो उनका आपस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन तो ज़रूर होगा। जो वोकेबलरी लिंग्विस्टिक की एक दूसरे के आसपास आ रही है, चाहे फ्रेज की चाहे वर्ड की, तो उनमें कॉमन स्टेम है और कॉमन स्टेम है तो उसका कुछ न कुछ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप होगा। तो उन सबको सिमिलर वर्ड्स को भी निकाल कर हमें एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ता है, वो भी आगे चलकर समराइजेशन कराने में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि जो बार बार अकर हो रहा है हमें बार बार उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल एक जगह उसे मेंशन करेंगे, क्योंकि समरी में हम कोशिश यही करते हैं कि कम से कम शब्दों में हम एक बहुत बड़ी किताब या बहुत बड़ी चीज़ का बना के दिखा दें। तो सिमिलैरिटी का हमें ध्यान रखना है। दूसरा प्रॉक्सिमिटी। अब प्रॉक्सिमिटी वापस सिमिलरिटी से थोड़ा सा अलग हो गई कि किस शब्द की दूसरे शब्द से कितनी निकटता है। जैसे एक ही शब्द नहीं है पर उसकी निकटता है, जैसे बलवान और ताकतवर, तो ये दोनों की थोड़ा थोड़ा निकटता है, इन दोनों के बीच में मैं संबंध स्थापित करता हूँ। तो फिर हमें प्रॉक्सिमिटी का भी एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ेगा। देखो आप लोग सोचोगे कि इतने सारे काम, ये काम एक एक काम ही ऑलमोस्ट एक पीएचडी लेवल का काम है। केवल थीमेटिक रोल्स निकालना ही, जो हमने फर्स्ट पॉइंट दिखाया, वही एक पीएचडी लेवल का काम है। तो आप सोच रहे होगे कि इतने सारे काम हम कैसे करवा सकते हैं। तो ये काम अगर हम एकदम एक्यूरेट टेक्स्ट समराइजेशन बनाना है उसलिए हमें करवाने ही पड़ेंगे। पर और इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसा मैंने इसमें बताया था कि इसके अलावा भी बहुत सारे आपको इसमें डालने पड़ेंगे। केवल इतनों से ही एक अच्छा टेक्स्ट समराइजेशन सिस्टम नहीं होगा, पर मिनिमम समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन बनाने का तरीका ये होता है। और इसी तरीके से एंटिटी लेवल पर आप कहोगे कि ये निकटता निकालने का तो एक अलग पूरा बड़ा टूल बनता है जो हम लोगों ने अपने एमफिल के बच्चों से बनवाया भी है। तो हम कैसे करेंगे? तो ये एकदम सही बात है, इतने ही बड़े बड़े टूल्स अगर सब सारे मिलेंगे तब हम एक सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम बना पाएंगे टेक्स्ट समराइजेशन के लिए। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है को-अकरेंस। मतलब जो एक कॉमन टेक्स्ट है, जो एक कॉमन टेक्स्ट की यूनिट है, वो कितनी बार आपको उसके बार बार आपको अकर कर रहा है उस टेक्स्ट के अंदर, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि कॉमन को भी वो इम्पॉर्टेंट भी होगा, जो बार बार अकर कर रहा है यानी वो इम्पॉर्टेंट भी है, और हमें उसे अपने टेक्स्ट समराइजेशन में एक जगह किस तरीके से मेंशन करवाना है इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट, ट्रेजरल रिलेशनशिप अमंग वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स जितने भी आ रहे हैं उनमें क्या समानता है, रिलेशनशिप क्या है। अब वो सेम है तो भी हम कह सकते हैं कि उनमें रिलेशनशिप है, अगर वो एक दूसरे के अपोजिट हैं तो भी उनमें कोई ना कोई रिलेशनशिप है। या अब जैसे कि पिता पुत्र, ये कोई एक शब्द ऐसा नहीं है जो उसका मीनिंग सेम हो, पिता का अलग मीनिंग है, पुत्र का अलग मीनिंग है, पर इनकी रिलेशनशिप हमें टेक्स्ट समराइजेशन के लिए बनानी पड़ती है। तो इस तरीके के जितने भी शब्द आएंगे, सेम भी ले सकते हैं हम, जैसे धूप छाँव भी ले लिया हमने, पिता पुत्र ले लिया, तो उनके भी रिलेशनशिप का एक रिप्रेजेंटेशन हमें अपने पूरे टेक्स्ट का तैयार करना पड़ेगा अगर हम एक अच्छा टेक्स्ट समराइजेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका को रेफरेंस। अब को रेफरेंस के पीछे जो सोच है वो यह है कि हम क्या एक चेन या आपस में इनका एक लिंक बना सकते हैं क्या। जितने भी एक्सप्रेशंस हम यूज कर रहे हैं
उनको आपस में, जैसे पहले ही हमने जितने एक्सप्रेशंस यूज़ किए, उनका आपस में कोई लिंक बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपस में कोई लिंक, रूल या कोई छोटा सा हमने प्रोग्राम बना दिया या फॉर्मुलाइज कर लिया जिससे ऑटोमेटिक सब निकल के आ जाए रेफरेंस से, एक साथ ही वो निकाल के हमें कोई ऐसे सेंटेंस वर्ड बना के दे दे, तो उसका ख्याल करने के लिए हम को रेफरेंस की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल कार्य है। फिर लॉजिकल रिलेशंस, लॉजिक की भी प्रोग्रामिंग करना बहुत मुश्किल है, हमने एआई में पढ़ा था। तो अब जितना भी एनएलपी है, लैंग्वेज है, उनमें जो लॉजिक है उनको निकालना और उसकी रिलेशनशिप फाइंड आउट करना और फिर उसका एक रिप्रेजेंटेशन बनाना मुश्किल काम है, पर हम कोशिश करते हैं कि ये भी अगर हम निकाल लें तो हमारा टेक्स्ट समराइजेशन बहुत अच्छा होगा। जैसे कि एग्रीमेंट हुआ है कई लोगों में, कई शब्दों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में बनाया कि कोई शब्द होते हैं डिसएम्बिग्यूटी होती है, किसी में कंसिस्टेंसी होती है, तो अलग अलग लॉजिक्स होते हैं अलग अलग सेंटेंस में। तो उन लॉजिक्स को एक साथ हम क्या स्थापित कर सकते हैं, उन लॉजिक्स पर कोई प्रोग्रामिंग करके उनका कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगर हम बनाएंगे तो हमारा टेक्स्ट समराइजेशन सिस्टम बहुत ही बेहतर बनेगा। फिर नेक्स्ट, सिंटैक्टिकल रिलेशनशिप। सिंटैक्टिकल रिलेशनशिप, सिंटैक्स क्या होता है, वर्ड का सिंटैक्स क्या होता है, ये आप लोगों ने पार्स ट्री से बना रखा है। पार्स ट्री जो आपने बनाई थी, मैंने हल्का सा बनाया ताकि आपको ध्यान में आ जाए। पार्स ट्री, पार्स ट्री, टी से ध्यान रख लेना, लिख लेना। तो पार्स ट्री में जो रिलेशनशिप है वो पार्स ट्री भी बना के हम एंटिटी लेवल पर पाठ सारांश में मदद करवा सकते हैं। फिर आया मीनिंग रिप्रेजेंटेशन बेस्ड रिलेशन। वापस जो अब एंटिटीज़ आई हैं, जितनी भी बड़े लेवल की जो एंटिटीज़ हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनमें हम क्या कोई प्रेडिकेट की रिलेशनशिप निकाल सकते हैं क्या? प्रेडिकेट क्यों ज़रूरी है, ये हमने एआई में पढ़े थे। एआई में पढ़े थे, लॉजिक्स के लिए हमने इस्तेमाल किया था। तो हम ये देखते हैं कि क्या हम प्रेडिकेट की कोई रिलेशनशिप निकाल सकते हैं या प्रेडिकेट बना सकते हैं रिलेशनशिप से, जो हमने अब तक काम किया। अगर वो हो जाएगा तो हमारे एंटिटी लेवल पर काम और बेहतर तरीके से होएगा। तो इस तरीके से मीनिंग रिप्रेजेंटेशन बेस्ड रिलेशंस का हम एंटिटी लेवल पर कार्य करते हैं। वापस वही चीज़ बताऊं कि एंटिटी लेवल पर भी केवल इतने काम हम करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ पर इमोशनल लेवल का भी काम कर सकते हैं, कॉग्निशन लेवल का भी काम कर सकते हैं, पर वो कितना मुश्किल होगा ये सारा आप एआई में पढ़ चुके हैं। इसलिए मिनिमम हम कोशिश करते हैं कि इतने काम तो हम करवा लें ताकि हमारा पाठ सारांश या टेक्स्ट समराइजेशन बेहतर तरीके से हो सके। और फिर अपना जो सबसे टॉप लेवल है वह है डिस्कोर्स लेवल। यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन और नॉलेज का काम होता है। तो यहाँ पर हम डिस्कोर्स लेवल पर जो मुख्य 3 बातों पर ध्यान देंगे वो है फॉर्मेट, कि डॉक्यूमेंट का क्या फॉर्मेट है, वो क्या www फॉर्म में है यानी इंटरनेट पर है तो हाइपर लिंक है, हाइपर टेक्स्ट है, या मार्कअप लैंग्वेज में लिखा हुआ है, या डॉक्यूमेंट में है, या PDF फॉर्म में है। तो उसका मेनली फॉर्मेट चेक करके उस अनुसार हम थोड़ी प्रोग्रामिंग करवाने की कोशिश करते हैं। जो पूरा टॉपिक है उस टॉपिक में कितने कितने अलग अलग थ्रेड्स हैं। थ्रेड्स का मतलब मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग में आपने देखा होगा, एक प्रोसेस होती है उसमें हज़ारों थ्रेड्स हो सकते हैं, सैकड़ों थ्रेड्स हो सकते हैं। उसी तरीके से एक बहुत बड़े टेक्स्ट में, डिस्कोर्स में, कोर्स में, कॉर्पस में बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स और थ्रेड्स होते हैं। जैसे कि रामायण का एग्जांपल ले लो, बाल काल आ गया, फिर उनका वनवास का काल आ गया, फिर जो लड़ाई हुई उसका काल आ गया, फिर जब वापस आए अयोध्या उसका काल हो गया। तो अलग अलग सब टॉपिक्स में उनको हम डिवाइड करके डिस्कोर्स लेवल पर अपना कार्य करते हैं। फिर कल्चरल अप्रोच क्या है उसकी, रेथोरिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट क्या है, मतलब ओवरऑल क्या नैरेटिव सेट कर रहा है वो टेक्स्ट, ओवरऑल हमें क्या
मॉरल्स की क्या कोई शिक्षा दे रहा है या समाज को किसी लेवल पर, किसी नॉलेज के लेवल पर ले जा रहा है। तो अगर उस लेवल पर जितना भी काम हो रहा है वह सारा हम इस पॉइंट में देंगे कि इसमें पूरा कल्चरल नॉलेज आधारित क्या हमें मिल रहा है, उस समरी से हमें क्या नरेटिव मिल रहा है, वो उससे हमें क्या कोई मॉरल वैल्यूज़ मिल रही है कि नहीं, कोई शिक्षा मिल रही है कि नहीं, कोई ज्ञान मिल रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम इस लेवल पर चेक करते हैं। तो मिनिमम पाठ सारांश को हम 3 भागों में बांटकर इतने इतने लेवल्स पर काम करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, आपको वापस बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि इन पर ही काम हो, इनके अलावा भी प्रोग्रामिंग करते वक्त मेरे को जितने आइडियाज़ आ रहे हैं, मेरा दिमाग जितना ज़्यादा चल रहा है, कितने सारे और मॉड्यूल्स में इसमें जोड़ सकता हूँ, वो मॉड्यूल्स में जोड़ सकता हूँ। फिलहाल एग्ज़ाम देने के लिए केवल इतने पॉइंट्स आपको एक बड़े क्वेश्चन के आधार पर लिखना है और जैसा जैसा मैंने समझाया उसको अपने भाषा में नरेट करके हमें बताना है। धन्यवाद।